नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नन्हा दिया। स्मिता का आज बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों रात भर सोने के बाद भी सिर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। सिल्की कभी उसके पैरों के पास से चादर खींचकर उसे उठाने का प्रयास करती तो कभी उसके सामने बैठकर उसे एकटक देखती। उसका बाहर जाने का समय हो गया था, इसलिए उसे बेचैनी हो रही थी। उसे आज भी याद है कि उसका बेटा अनिरुद्ध अपने मित्रों की देखा देखी कुत्ता पालने के लिए कहता तो वह यह कहकर झिड़क देती थी कि मुझसे तुम ही लोगों का काम नहीं हो पाता। उस बेजुबान जानवर की देखभाल कौन करेगा। वैसे भी उसे पशु पक्षियों को कैद करके रखना पसंद नहीं था, जब तक कि वह उनकी देखभाल के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त न हो। आज जब वह दूर जा चुका है तो इस पमेरियन कुत्ते को अपना अकेलापन दूर करने के लिए पालना पड़ा। अकेले रहने पर एक बार अनाथ बच्चे की परवरिश का सुझाव भी अनिरुद्ध के पिता उमेश कांत ने दिया था, किंतु आज के बदलते परिवेश में जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं तो दूसरों से क्या आशा, क्या आकांक्षा। आए दिन अखबार में बूढ़ों की हत्या कर लूटपाट किए जाने की घटनाएं भी उसे आतंकित करने लगी थी। तब उसे लगा था कि अब इंसान पर भरोसा करने के बजाय जानवर पर भरोसा करना ज़्यादा ठीक है। कम से कम जानवर पीछे से तो वार नहीं करता। उमेश के निधन के बाद सिल्की उसके अकेलेपन की एकमात्र साथी बन चुकी थी, क्योंकि इतना बड़ा घर उसे काटने को दौड़ता था। इस घर को बनवाने में उसे और उमेश को न जाने कितने कष्ट झेलने पड़े थे, क्या क्या कटौतियां नहीं की थी, किंतु जिनके लिए इतना सब किया था उन्होंने तो अपने अपने अलग घोंसले बना लिए। उसके बाद पता नहीं इस घर का क्या होगा। इसकी किसी वस्तु को उनकी निशानी समझकर कोई सहेज कर रखेगा या व्यर्थ समझकर औने पौने भाव में बेच देगा। एक लंबी सांस खींचकर उसने एक बार अपनी निगाह जगह जगह से एकत्रित की गई कलाकृतियों पर डाली। अब उसे लगने लगा था कि इंसान पूरी जिंदगी पैसे कमाने के लिए व्यर्थ ही भागदौड़ करता रहता है, जबकि एक समय ऐसा आता है जब इंसान को पैसों से भी अधिक अपनों के प्यार की, साथ की आवश्यकता होती है। लेकिन न जाने परवरिश में कहाँ कमी रह जाती है कि जिन अपनों के लिए इंसान जीवन के सुनहरे पल कर्तव्य के नाम पर अर्पित कर देता है, वही अपने धीरे धीरे उनसे दूर होते जाते हैं। सिल्की को लेकर वह बाहर निकली तो देखा बच्चे घर की दीवारों पर रंग बिरंगे बल्ब लगा रहे हैं। लड़कियां घर के दरवाजों के सामने रंगोली बनाने में व्यस्त हैं तथा कुछ बच्चे पटाखे छुड़ाकर इस त्योहार का आनंद ले रहे हैं। लेकिन उसके लिए क्या होली और क्या दिवाली, सब दिन एक जैसे ही हैं। यह सोचकर उसने गहरी सांस ली। वास्तव में त्योहार तो जीवन की एक रास्ता को दूर करने का मानव निर्मित एक प्रयास भर है। इन्हें मिलजुल कर मनाने में जो आनंद मिलता है वह अकेले में नहीं। वैसे भी महंगाई और व्यस्तता के कारण किसी के मन में त्यौहार मनाने के लिए पहले जैसा जोश नहीं रह गया है। सिल्की पटाखों की आवाज़ से डर रही थी, इसलिए स्मिता शीघ्र ही लौट आई। सिर दर्द की गोली लेकर चाय पीते हुए एक सप्ताह पूर्व आया अखिलेश उर्फ नन्हे का पत्र खोलकर बैठ गई। लिखा था, मम्मी, इस बार दिवाली आपके साथ मनाना चाहता था, किंतु छुट्टी नहीं मिल पा रही है। जैसे ही मेरा काम समाप्त होगा मैं आऊँगा और अपना पासपोर्ट बनवा कर रखना। इस बार मेरे साथ यहाँ आकर रहना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। दिवाली मनाएंगे? वह बार बार लिखावट को पहचानने का प्रयास करती। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अखिलेश, जिसने अपनी माँ की मौत के बाद कभी एक फुलझड़ी भी नहीं छुड़ाई, वही आज दिवाली मनाने की बात कर रहा है। अचानक उसके जहन में आज से 25 साल पहले की घटना चलचित्र की भांति घूमने लगी। ऐसा ही एक दिवाली का दिन था। वह पूजा की तैयारी कर रही थी। उसकी ननद दीपा, जो कुछ महीने पहले ही विधवा हुई थी, उसके काम में हाथ बटा रही थी। उसका 8 वर्षीय पुत्र नन्हे उसकी साड़ी का आंचल पकड़कर उसके पीछे पीछे घूम रहा था। दीपा को आए हुए एक सप्ताह ही हुआ था। हम उम्र होने के बावजूद नन्हे की मेरे बेटे अनिरुद्ध से ज़्यादा दोस्ती नहीं हो पाई थी। पता नहीं क्यों नन्हे हरदम सहमा सहमा सा रहता था। शायद उसके पिता की अचानक मौत ने उसे चुप कर दिया था। उसके बालमन में कोई ऐसी ग्रंथि बैठ गई थी जिसे निकाल पाने में वह और उमेश असफल रहे थे। उमेश और अनिरुद्ध के बार बार बुलाने पर भी वह दिवाली की सजावट देखने उनके साथ नहीं गया था। उमेश दीपा को बहुत चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी बहन जितनी जल्दी हो सके अपने दुखों पर काबू पा ले। इसलिए दिवाली के अवसर पर वे उसको यह कहकर लिवा लाए कि इस बार उसकी भाभी चाहती है कि वह भाई दूज का टीका वहीं करे। लोग एक दूसरे को बधाई देने आने लगे। दीपा किसी के सामने आना नहीं चाहती थी और उमेश ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। अनिरुद्ध ने बाहर लॉन में पटाखे छुड़ाने आरंभ कर दिए। नन्हे का मन रखने के लिए दीपा भी बाहर आ गई।
तथा नन्हे के हाथों फुलझड़ी छुड़वाने लगी। अब पटाखे छोड़ने में नन्हे को मजा आने लगा तो वह अपनी माँ से अलग होकर अनिरुद्ध के साथ फुलझड़ी छुड़ाने लगा। दीपा वहीं एक कुर्सी पर बैठकर दोनों को देखने लगी। तभी पता नहीं कहाँ से एक रॉकेट दंदनाता हुआ आया और उसकी गोद में गिर गया और पल भर में आग लग गई। वह चिल्लाई। नन्हे ने माँ माँ कहते हुए उससे चिपट कर बचाने का प्रयत्न किया, किंतु दीपा ने उसे परे धकेल दिया। उसे स्वयं से ज़्यादा नन्हे की चिंता थी और नन्हे माँ को बचाने के लिए बार बार उससे चिपकने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण उसके हाथ झुलस गए थे। जब तक कोई कुछ कर पाता, समझ पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीपा की सिंथेटिक साड़ी पल भर में जलकर उसके जिस्म से ऐसे चिपक गई कि उसको निकालना भी कठिन हो गया था। दिवाली के आमोद प्रमोद में व्यस्त डॉक्टरों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे समय पर सही चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई। 10 घंटे जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद आखिरकार उसने प्राण त्याग दिए थे। वैसे तो मनीष की मौत के बाद ही जिंदगी उसके लिए रसहीन हो चुकी थी। वह जी रही थी सिर्फ नन्हे के लिए, उसकी सांस चल रही थी तो सिर्फ नन्हे के लिए। किंतु इस भयानक घटना के बाद उसके मन में एक ही वेदना थी कि अब मेरे नन्हे का क्या होगा, उसकी परवरिश कौन करेगा। उसके मन की वेदना और आंखों में भरी याचना को समझकर उसे दिलासा देते हुए स्मिता ने कहा था, दीपा तुम नन्हे की चिंता मत करो, उसकी देखभाल मैं करूँगी, बस तुम शीघ्र ठीक हो जाओ। भाभी बस मैं यही चाहती थी, अब मैं शांति से मर तो सकूंगी। यत्नपूर्वक पीड़ा युक्त शब्दों में अपनी भावना प्रकट कर उसने आंखें बंद कर ली थी, जो फिर कभी नहीं खुल पाईं। नन्हे, जिसने अपने माता पिता को 1 साल के अंदर ही खो दिया था, उसको संभालना मुश्किल हो गया था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके पिता के साथ माँ भी कहाँ चली गई तथा अब वे दोनों ही लौटकर क्यों नहीं आ सकते। वह नन्हे ना तो किसी से बोलता था, न ही किसी के साथ खेलना चाहता था, न ही खाना, बस सहमा सहमा सबको देखता रहता था। उमेश भी इस घटना से भौचक के रह गई। कहाँ वे तो दीपा को ससुराल से इसलिए लाए थे कि वह अपनी दुख भरी यादों से कुछ समय के लिए मुक्ति पा सके, लेकिन वह तो सदा के लिए ही इस संसार से मुक्ति पा गई थी। अपराध बोध से ग्रस्त उमेश के लिए अब नन्हे की परवरिश, उसकी उचित देखभाल केवल कर्तव्य ही नहीं, दायित्व भी बन गया था और यही बहन के प्रति उनकी श्रद्धांजलि थी। यही कारण था कि नन्हे के दादा दादी अब उसे लेने आए तो नम्र स्वर में अपनी इच्छा प्रकट कर दी तथा उन्होंने भी उनकी इच्छा का मान रखा था। उमेश ने अनिरुद्ध के स्कूल में ही नन्हे का नाम लिखा दिया था। स्कूल जाने से उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आया था, किंतु जब अनिरुद्ध को उमेश के साथ हंसते बोलते देखता तो चुप हो जाता। स्मिता और उमेश दोनों ही उसे पास बुलाकर प्यार करना चाहते, अनिरुद्ध की तरह उसका होमवर्क कराने में मदद करने का प्रयास करते, लेकिन चाहकर भी वह उसके मन की ग्रंथि को तोड़ नहीं पाए थे। रात में अक्सर माँ माँ कहता हुआ चौंक पड़ता। तब स्मिता ने उसे अपने पास सुलाने का फैसला लिया था। पहले तो अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर बात बात पर वह नन्हे से झगड़ने लगा। कभी वह उसकी किसी वस्तु पर गलती से भी हाथ लगा देता तो वह चिढ़ जाता और कभी कभी मार भी देता। उसकी इन हरकतों पर स्मिता डांटती तो चिढ़कर कहता, आप तो बस उसे ही प्यार करती हो, मुझे नहीं। क्या मैं आपका बेटा नहीं रहा? अनिरुद्ध को प्यार से समझाना चाहती, बेटा उसके माता पिता नहीं हैं, इसलिए उसे प्यार की तुमसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उसकी गलत बात पर भी उसे कुछ ना कहो, बस मुझे ही डांटती रहो, चिढ़ते हुए उसने जवाब दिया था। अनिरुद्ध के मन में नन्हे के लिए न जाने कहाँ से इतनी कटुता, ईर्ष्या आ गई थी कि वह अपनी चीज़ें अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकता था, पर नन्हे के साथ नहीं। अनिरुद्ध की उद्दंडता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन नन्हे ने अनिरुद्ध की गैर मौजूदगी में उसका गिटार बजाने की कोशिश की। तभी अनिरुद्ध आ गया। उसने नन्हे के हाथ से गिटार छीनते हुए एक जोरदार चांटा उसके गाल पर मारा और चीखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ें छूने की? टूट जाता तो क्या होता? नन्हे को सहमा हुआ देखकर स्मिता ने कहा, टूटा तो नहीं? क्या छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? किसका भाई? यह मेरा भाई नहीं है। कैसी माँ हो जो अपने बेटे से अधिक दूसरे के बेटे को चाहती हो? अनिरुद्ध का उत्तर सुनकर गुस्से से उसके गाल पर एक चांटा लगाते हुए वह बोली, तुम एकदम बिगड़ गए हो। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। अनिरुद्ध ने जोरों से रोना शुरू कर दिया था। उमेश भी आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर निकल आए थे और नन्हे इस सारी घटना के लिए स्वयं को दोषी समझकर सुबक कर बोला, भैया मुझे माफ़ कर दो, अब मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उमेश ने सारे घटनाक्रम पर नज़र डाली तथा नन्हे की स्वीकारोक्ति सुनकर उसे गोद में उठाकर बोले, बेटे यदि तुम भी गिटार बजाना सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही गिटार खरीद दूंगा।
नन्हे भी संतुष्ट हो गया था, लेकिन अनिरुद्ध दिनों दिन और भी ज़्यादा उद्दंड होता जा रहा था। शायद वह अपने प्यार में और किसी की हिस्सेदारी सहन नहीं कर पा रहा था। अब नन्हे से न वह बोलना चाहता था, न ही उसके साथ खेलना चाहता था। यहाँ तक कि स्कूल भी साथ साथ जाने में आनाकानी करने लगा था। अनिरुद्ध की निरंतर बढ़ती उद्दंडता तथा नन्हे का अंतर्मुखी होते जाना देखकर आखिरकार उमेश ने सुझाव दिया था, नन्हे को हॉस्टल में डाल दिया जाए, जिससे वह कम से कम सहज होकर रह सके। स्मिता उमेश का सुझाव सुनकर अनचाहे ही अपराध बोध से ग्रस्त हो उठी थी, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझकर न चाहते हुए भी उसे उमेश का समर्थन करना पड़ा था। वास्तव में वह विवश हो गई थी। तमाम कोशिशों के बाद भी अनिरुद्ध के व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला पाई थी और न ही यह कह पाई थी, हॉस्टल में डालना है तो अनिरुद्ध को डालो, नन्हे को नहीं। बेचारा अनाथ है, इसलिए क्या उसे सजा दे रहे हो? आखिर है तो वो तुम्हारी बहन का ही लड़का, फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उमेश उसके न कहने पर भी उसके मन की बात समझते हुए बोले थे, सुमी, नन्हे की परवरिश सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी दायित्व है। नन्हे हमसे अलग रहकर अपनी राह खुद स्वयं ढूंढ लेगा, क्योंकि उसे पता है कि हम उसके माँ बाप नहीं हैं। जबकि अनिरुद्ध इसको एक सजा समझकर हमसे नफरत कर विद्रोही हो जाएगा। हॉस्टल में रखकर नन्हे को हो सकता है हम और ज़्यादा प्यार और सुरक्षा प्रदान कर सकें, और फिर प्रत्येक छुट्टियों में उसे ले आया करेंगे, तब बीच बीच में मिलकर उसका हालचाल लेते रहेंगे। उमेश का अनुमान ठीक ही निकला। हॉस्टल में नन्हे अपने हम उम्र साथियों के साथ रहकर सामान्य होने लगा था तथा अनिरुद्ध के व्यवहार की गर्मी भी शांत होने लगी थी। छुट्टियों में अवश्य थोड़ी समस्या होती, लेकिन उन्हें स्मिता अपनी व्यवहार कुशलता से संभाल लेती। अनिरुद्ध को भी लगता थोड़े दिनों की बात है, इसलिए सहयोग कर लेता था। पढ़ने में दोनों ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, बस इतना ही संतोष था। समय बहता गया। समय के साथ साथ बीते दिनों की यादें भी धुंधली पड़ती रहीं। अनिरुद्ध इंजीनियर बन गया, नन्हे डॉक्टर। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में सफल रहे थे। अनिरुद्ध ने अपनी पसंद की ही एक लड़की से विवाह कर लिया। उसकी पत्नी अरुणिमा जिद्दी स्वभाव की थी। अमीर माँ बाप की अकेली संतान थी। वह स्वतंत्र रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अलग रहने का निर्णय कर लिया। एक बार उन्हें भी लगा था कि शायद थोड़ी सी दूरी संबंधों को सामान्य बना सके, किंतु उनका यह सोचना भी ठीक नहीं निकला। पहले कभी तीज त्योहार पर आ भी जाते, पर धीरे धीरे वह भी बंद होता गया। अब तो बस फ़ोन पर ही जब उसका मन होता है बात कर मन को सांत्वना दे लेती है। नन्हे भी डॉक्टर लड़की से ही विवाह कर आगे पढ़ने के लिए विदेश चला गया। उसकी पत्नी निशा विनम्र स्वभाव की सहनशील लड़की थी। उसके माता पिता निशा के लिए अखिलेश का हाथ मांगने आए थे और उन्होंने भी उसकी सहमति पाकर अपना कर्तव्य निभा दिया था। नन्हे जब तक भारत में रहा तब तक प्रत्येक तीज त्योहार पर आकर घर में खुशियां भर देता था। यह बात अलग है कि दिवाली पर आकर भी वह खुद को कमरे में कैद कर लेता था तथा हम सब भी बिना शोर शराबे के सिर्फ रस्में पूरी करते थे। उमेश के मरने पर अवश्य अनिरुद्ध और अरुणिमा आकर कुछ दिन उसके पास रहे थे। जाते हुए साथ चलने की पेशकश भी की थी। पिंकी डब्बू अपने माता पिता की शह पाकर मचलते हुए बोले थे, दादी चलो ना हमारे साथ। सब बच्चों के दादा दादी आकर उनके साथ रहते हैं, एक आप ही हमारे घर नहीं आती हो। आऊँगी बेटा, मैं भी आऊँगी तुम्हारे घर, किंतु अभी नहीं चल पाऊँगी, कहकर बच्चों को शांत किया था, किंतु वह चाहते हुए भी कभी नहीं जा पाई थी। यह बात और है कि उमेश के न रहने पर अनिरुद्ध बीच बीच में आकर उसका हालचाल पूछ जाता था। एक बार साथ चलने के लिए कहा भी था, किंतु अरुणिमा के व्यवहार के कारण वह भी ज़्यादा जोर नहीं दे पाया था। नन्हे विदेश में रहने के कारण उस समय नहीं आ पाया था, किंतु सुनकर फ़ोन पर ही रो पड़ा था, मामी कितना अभागा हूँ मैं जो मामा के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। वास्तव में वह मेरे मामा ही नहीं, मेरे मार्गदर्शक पिता भी थे। उसके बाद वह हर सप्ताह फ़ोन करके उसका हालचाल पूछने लगा था तथा बिना नागा हर महीने $200 का चेक भेजता। मना करने पर उसने कहा था, मामी प्लीज़ मना मत करो, यह एक पुत्र का अपनी माँ के प्रति प्रेम का प्रतीक है। मैं जानता हूँ आपको इस पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, यह हमारा आपके प्रति प्यार का थोड़ा सा अंश है। घंटी की घनघनाहट और उसके साथ ही सिल्की के भूखने की आवाज़ ने उसे अतीत से वर्तमान में ला दिया। अतीत चाहे जैसा भी हो उसका अपना था, जो उसे खुशियाँ भी देता था और गम भी। अब तो शायद अकेलेपन का अनकहा अनदेखा साथी ही बन गया था। फिर घंटी की तेज आवाज़ सुनकर वह उठते हुए बोली, अरे आ तो रही हूँ। इस घुटने के दर्द के कारण जल्दी जल्दी चल भी नहीं सकती। दरवाज़ा खोला तो सामने नन्हे और अनिरुद्ध के परिवारों को देखकर चौंक गई। खुशी से भरे स्वर में आश्चर्य से बोली, अरे तुम दोनों अचानक, पहले से कुछ आभास तो दिया होता।
दादी अम्मा, पापा ने कहा था इस बार अम्मा को सरप्राइज देंगे, इसलिए नहीं बताया, विक्की ने उसका हाथ पकड़कर रहस्यमय आवाज़ में कहा। नहीं मम्मा, जैसे ही काम समाप्त हुआ वैसे ही जहाज पकड़ा और आ गया। त्योहार साथ मनाना था, इसलिए पहले भैया भाभी के पास गया और बस अब आपके सामने हूँ, नन्हे ने चिरपरिचित अंदाज में कहा। लेकिन तू दिवाली मनाएगा? आश्चर्य से स्मिता के मुंह से निकल गया। हाँ, क्यों नहीं। आज मुझे लगता है माँ की मौत एक एक्सीडेंट था, जरा सी असावधानी के कारण घटी एक अनहोनी घटना। जब सारी दुनिया में उजाला हो रहा है तो अपने घर में अंधेरा कब तक रहेगा? आज हमारा नहीं, हमारे बच्चों का समय है। बच्चों को कब तक हम खुशियों से दूर रखेंगे? हम दिवाली मनाएंगे, अवश्य मनाएंगे, हम सब मिलकर धूम धड़ाके से मनाएंगे, है ना बच्चों? हाँ, कहकर बच्चों ने गर्मजोशी से समर्थन किया था। लेकिन पहले बता देते तो मैं कुछ इंतजाम करके रखती। दादी, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, देखिए हमारे पास कितने पटाखे हैं, ताऊजी ने खरीदवाए हैं, विक्की ने अपना बैग आगे करते हुए कहा। और अम्मा, यह देखो नए कपड़े जो चाचू न्यूयॉर्क से लेकर आए हैं। पिंकी और डब्बू अपना सूटकेस खोलकर बैठ गए। माँ जी, आप चिंता ना करें, दिवाली का सब इंतजाम हो जाएगा, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगी, अरुणिमा ने कहा और निशा ने सहमति दे दी। स्मिता की समझ में नहीं आ रहा था इतनी सारी खुशियाँ वह कहाँ समेटे। उसका तो आंचल भी छोटा पड़ गया था। अनिरुद्ध और नन्हे, जो एक दूसरे के साथ बैठना तो दूर बातें करना भी पसंद नहीं करते थे, आज ऐसे घुल मिल कर बातें कर रहे हैं जैसे बहुत दिनों के बाद एकाएक मिले दो बिछड़े भाई दोस्त अपने बीते दिनों की बेशुमार यादों को कुछ ही पलों में समेट लेना चाह रहे हों। दोनों के कहकहों से घर भर उठा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि दोनों के बीच दोस्ती कब और कैसे हुई। अरुणिमा और निशा का मिलजुल कर काम करना, तीनों बच्चों का एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलना स्मिता को सुखद आश्चर्य दे रहा था। उस समय उसके मन में बस एक आस जगी थी, काश समय ठहर जाए। उसके मन मस्तिष्क में उमेश के शब्द भी बार बार गूंज रहे थे, जो वे उसके हताश निराश होने पर अक्सर कहते थे। सुमी, करनी का फल सदा मीठा होता है। आज जैसा पौधा तुम लगाओगी, कल वह वैसा ही फल देगा सुमी। दिया कितना भी छोटा क्यों ना हो, अंधकार को चीरने का सामर्थ्य रखता ही है। धीरज रखो, हमारे घर भी एक दिन प्रकाश होगा। उसे खुशी थी कि अंततः उसके नन्हे दिए ने आज उसके घर को खुशियों के प्रकाश से प्रकाशित कर दिया था। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी कहानी नन्हा दिया।